India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जस्टिस यूयू ललित होंगे सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश। सीजेआई एनवी रमन्ना ने केंद्र सरकार को भेजा उनके नाम की सिफारिश। मौजूदा सीजेआई 26 अगस्त को हो रहे हैं सेवानिवृत्त। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना पर अधिकार को लेकर आज दूसरे दिन भी हुई सुनवाई। मामलों को संविधान पीठ को भेजने पर सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त तक ले सकता है फैसला। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग को फिलहाल असली पार्टी को लेकर दोनों गुटों के दावे पर अपना निर्णय स्थगित करने की दी सलाह। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार शिवसेना सांसद संजय राउत की ईडी हिरासत बढ़ी। 8 अगस्त तक बढ़ाई गई संजय राउत की रिमांड। 31 जुलाई को ईडी ने राउत को किया था गिरफ्तार। दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाले चीनी सिंथेटिक मांझे की बिक्री पर प्रतिबंध के आदेश के क्रियान्वयन पर दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। दिल्ली पुलिस ने जवाब के लिए मांगा कल तक का समय। अब कल होगी मामले की अगली सुनवाई। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस उदय उमेश ललित के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। जस्टिस रमन्ना 26 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। 27 अगस्त को शपथ लेने वाले जस्टिस ललित का चीफ जस्टिस के रूप में कार्यकाल 8 नवंबर तक होगा। इस समय सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम जज जस्टिस ललित देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। सौम्य स्वभाव के लिए पहचाने जाने वाले ललित ऐसे दूसरे चीफ जस्टिस होंगे जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले किसी हाई कोर्ट के जज नहीं थे, बल्कि सीधे वकील से इस पद पर पहुंचे थे। उनसे पहले 1971 में देश के 13वें मुख्य न्यायाधीश एसएम सीकरी ने यह उपलब्धि हासिल की थी। जस्टिस यूयू ललित देश के अगले चीफ जस्टिस हो सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति यूयू ललित के नाम की सिफारिश की है। रमन्ना भारत के 48वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं और अब जस्टिस ललित के नाम पर मुहर लगने के बाद वो 49वें सीजेआई बनेंगे। मुख्य न्यायाधीश रमन्ना इसी महीने 26 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जस्टिस यूयू ललित का पूरा नाम उदय उमेश ललित है। वो इस वक्त भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एक सीनियर वकील के रूप में प्रैक्टिस की है। न्यायमूर्ति ललित अब तक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाले छठे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। जस्टिस जीएस सिंघवी और जस्टिस ए.के. गांगुली की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में जस्टिस ललित को केंद्रीय जांच ब्यूरो का विशेष अभियोजक यानी स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी नियुक्त किया था। जस्टिस ललित कई हाई प्रोफाइल केसेस से जुड़े रहे हैं। इसमें काला हिरन शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान का केस भी शामिल है। उन्होंने भ्रष्टाचार के एक मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और अपनी जन्मतिथि से जुड़े एक मामले में पूर्व सेना प्रमुख जनरल वी.के. सिंह का भी प्रतिनिधित्व किया है। न्यायमूर्ति यूयू ललित और आदर्श के गोयल की एक सुप्रीम कोर्ट पीठ ने ही अदालतों में सीसीटीवी कैमरों पर कार्यवाही रिकॉर्ड करने की अनुमति दी थी। जस्टिस ललित 2017 में 3 तलाक मामले की सुनवाई और इसे असंवैधानिक करार देने वाले जजों की बेंच का भी हिस्सा रहे हैं। जस्टिस ललित महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। 9 नवंबर 1957 को जन्मे जस्टिस यूयू ललित ने 1983 में एक वकील के रूप में काम करना शुरू किया।
उन्होंने दिसंबर 1985 तक बॉम्बे उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस की। जनवरी 1986 से शीर्ष अदालत में उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। 1986 से 1992 तक पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली जे सोराबजी के साथ काम किया। अप्रैल 2004 में वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किए गए। जस्टिस ललित 2 कार्यकालों के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कानूनी सेवा समिति के सदस्य भी बने और 13 अगस्त 2014 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। देश के चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस यूयू ललित का कार्यकाल 3 महीने का होगा। जस्टिस ललित इसी साल नवंबर में रिटायर हो जाएंगे। आपको बता दें कि अगले 4 महीने में भारत के 3 चीफ जस्टिस होंगे। 26 अगस्त को चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के रिटायर होने के बाद 27 अगस्त को जस्टिस यूयू ललित चीफ जस्टिस बनेंगे। वहीं यूयू ललित के बाद जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के चीफ जस्टिस बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। शिवसेना पर हक की लड़ाई पर लगातार दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने गुरुवार को कहा कि शिवसेना के राजनीतिक दरार से पैदा हुए मुद्दों को संविधान पीठ को भेजने पर फैसला करेगी। पीठ का नेतृत्व कर रहे भारत के चीफ जस्टिस ने मौखिक रूप से कहा कि संदर्भ पर निर्णय 8 अगस्त तक होने की संभावना है। पीठ ने भारत के चुनाव आयोग को मौखिक रूप से सीएम एकनाथ शिंदे गुट द्वारा उन्हें असली शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता देने के लिए उठाए गए दावे पर कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए भी कहा। शिवसेना पर किसका हक, इसके फैसले के लिए गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब शिवसेना के उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे विवाद से जुड़े मामलों को संविधान पीठ को भेजने पर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि ये फैसला सोमवार 8 अगस्त तक आ सकता है। दरअसल शिंदे कैंप की बगावत और उसके बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में नई सरकार के गठन से जुड़ी याचिकाओं में कई अहम संवैधानिक सवाल उठाए गए हैं। इसके मद्देनजर कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ये संकेत दिया था कि इन सवालों को 5 जजों की संविधान पीठ को सौंपा जा सकता है। कोर्ट ने सभी पक्षों से मामले से जुड़े कानूनी बिंदुओं पर अपना सुझाव देने को कहा था। सभी पक्षों ने अपना सुझाव कोर्ट में जमा करा दिया है। गुरुवार को हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और हिमा कोहली की बेंच ने कहा कि कानूनी सवालों को 5 जजों की बेंच में भेजने पर सोमवार तक निर्णय लिया जाएगा। हालांकि उद्धव कैंप के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने मामला संविधान पीठ को भेजने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मामले को 3 जजों की बेंच ही सुने, वे दोनों 2 घंटे में अपनी जिरह पूरी कर लेंगे। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग को ये भी सलाह दी है कि वो फिलहाल असली पार्टी को लेकर दोनों गुटों के दावे पर अपना निर्णय स्थगित रखे। कोर्ट ने आदेश में लिखा है कि अगर उद्धव ठाकरे खेमा सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने को आधार बनाकर चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगता है तो आयोग उस पर विचार कर सकता है। दरअसल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों की बगावत और उसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफे से पैदा हुई स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं। इन याचिकाओं में शिंदे कैंप के 16 विधायकों की अयोग्यता, एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के निमंत्रण, सदन में नए स्पीकर के चुनाव की गलत प्रक्रिया जैसे कई मसले उठाए गए हैं। लेकिन अब इन सबसे अहम ये मसला हो गया है कि चुनाव आयोग ने असली शिवसेना अपने साथ होने के एकनाथ शिंदे कैंप के दावे पर कार्रवाई शुरू कर दी है और उद्धव ठाकरे गुट से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि चुनाव आयोग में पार्टी के चुनाव चिन्ह के आवंटन को लेकर चल रही कार्रवाई रोक दी जानी चाहिए। दोनों की दलील थी कि शिंदे कैंप के विधायकों की अयोग्यता का मसला अभी लंबित है। ऐसे में उस पर फैसला हुए बिना चुनाव आयोग को असली पार्टी पर फैसला लेने से रोका जाना चाहिए। वहीं चुनाव आयोग के लिए पेश वरिष्ठ वकील अरविंद दातार ने कहा कि विधायकों की अयोग्यता एक अलग मुद्दा है। चुनाव आयोग अपने पास उपलब्ध कराए गए तथ्यों के आधार पर पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर फैसला लेता है। अगर कोई आवेदन चुनाव चिन्ह के दावे को लेकर आयोग के पास आता है तो उस पर विचार कर फैसला लेना आयोग का संवैधानिक कर्तव्य है।
सुनवाई के अंत में कोर्ट ने कहा कि ये उचित होगा आयोग कोई ऐसा आदेश ना दे जिससे मामले की जटिलता और बढ़े। कोर्ट ने कहा है कि एकनाथ शिंदे कैंप की चुनाव आयोग के पास दाखिल याचिका पर उद्धव कैंप को 8 अगस्त तक जवाब देना है, लेकिन अगर उद्धव खेमा चुनाव आयोग से समय देने की मांग करता है तो आयोग उस पर विचार कर उचित फैसला ले। अब सबकी नजरें 8 अगस्त पर लगी हैं, जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई बड़ा फैसला ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वहीं मुंबई की अदालत ने शिवसेना के सांसद संजय राउत की मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। दरअसल आज ईडी ने शिवसेना नेता संजय राउत को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया था और 10 अगस्त तक की कस्टडी की मांग की थी। ईडी का कहना था कि संजय राउत जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसीलिए सोमवार तक उनकी कस्टडी दी जाए। हमें कुछ और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच करने की जरूरत है जो अलीबाग में जमीन के लेन देन से जुड़े हैं। ईडी की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजन हितेन वेनेगांवकर ने रिमांड को 10 अगस्त तक बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि दस्तावेजों से प्रमुख सुराग मिले हैं। हालांकि इन रास्तों की और जांच की जानी चाहिए क्योंकि राउत ने पूछताछ के दौरान टाल मटोल किया था। एसपीपी ने कहा दस्तावेज अलग अलग दिनों में फैले हुए हैं और हमने अगले 3 दिनों के लिए जांच बैठक की व्यवस्था की है, लेकिन मैं सभी जांच करने के लिए 10 अगस्त तक 2 और दिन मांग रहा हूं। दूसरी ओर राउत के वरिष्ठ वकील अधिवक्ता मनोज मोहिते ने जोर देकर कहा कि राउत की हिरासत में शायद ही कोई जांच हुई हो। उन्होंने पहले के रिमांड आदेश का हवाला देते हुए कहा कि नकद भुगतान की पुष्टि सभी पहले दर्ज की गई थी। इसके बाद स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए कोर्ट ने संजय राउत की ईडी हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी। न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने कहा कि निश्चित रूप से जांच के तथ्य 3 चरणों को प्रदर्शित करते हैं और उन्हें गवाहों को बुलाकर आरोपियों का सामना करके आगे की जांच की आवश्यकता होती है। हालांकि मेरी राय है कि ऐसा 8 अगस्त तक किया जा सकता है जिसमें ईडी सभी पहलुओं को देख सकता है। राउत को केंद्रीय एजेंसी ने 31 जुलाई को मुंबई के एक उत्तरी उपनगर में एक चौल परियोजना के पुनर्विकास और उनकी पत्नी और सहयोगियों से संबंधित लेन देन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। EDHDIL की सहायक कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पात्रा चौल के पुनर्विकास में अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में पीएमएलए के कथित उल्लंघन की जांच कर रही है। एजेंसी ने इससे पहले संजय राउत की करीबी सहयोगी प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया था और शिवसेना नेता की पत्नी वर्षा राउत की संपत्ति कुर्क की थी। वहीं गाजीपुर के चर्चित उसर चट्टी कांड में बीते 12 साल से वाराणसी जेल में बंद माफिया डॉन ब्रजेश सिंह को जमानत मिल गई है। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमले के आरोपी ब्रजेश सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सशर्त जमानत दी गई। गाजीपुर में 15 जुलाई 2001 को मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के उसर चट्टी इलाके में तत्कालीन मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी के काफिले पर ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने मिलकर जानलेवा हमला किया था। दिन में दोपहर 12:30 बजे इस हमले में मुख्तार अंसारी के गनर समेत 3 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले में ब्रजेश सिंह भी घायल हुए थे और तभी ये चर्चा हुई। ब्रजेश सिंह क्रॉस फायरिंग में मारा गया। सालों तक ब्रजेश सिंह अंडरग्राउंड रहा और उसने अपना कारोबार छिपकर संचालित किया। ब्रजेश सिंह पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। जब दिल्ली स्पेशल सेल ने उसे भुवनेश्वर से बड़े नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया। दिल्ली स्पेशल सेल के द्वारा की गई इस गिरफ्तारी के बाद ब्रजेश सिंह यूपी आ गया और लंबे समय से वाराणसी जेल में बंद है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की सिंगल बेंच ने गाजीपुर के उसर चट्टी कांड में ब्रजेश सिंह को सशर्त जमानत दे दी है। जमानत के समर्थन में याची की ओर से कहा गया कि वह इस मामले में 2009 से जेल में बंद है। हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद गाजीपुर के इस मामले में अब तक ट्रायल शुरू नहीं हो सका है। सिर्फ एक गवाही पूरी हो पाई है। बता दें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में ब्रजेश सिंह की जमानत को पहले खारिज करते हुए सुनवाई करने वाली निचली अदालत को 1 साल में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया था, लेकिन 1 साल का वक्त गुजर जाने के बाद भी ट्रायल पूरा नहीं हो पाया, जिस पर ब्रजेश सिंह की तरफ से हाई कोर्ट में जमानत पर दोबारा अर्जी डाली गई थी। बता दें कि ब्रजेश सिंह पर 41 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 15 में उसे बरी किया जा चुका है। सिर्फ 3 मुकदमों में विचारण चल रहा है, जिनमें से 2 मुकदमों में वह जमानत पर है। सिर्फ इस एक मामले में उसे जमानत नहीं मिली थी। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ब्रजेश सिंह को गाजीपुर के उमर चट्टी कांड में भी जमानत दे दी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस साजिश मामले में पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक स्थानीय अदालत द्वारा पिछले साल जुलाई में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के लिए कप्पन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था। कप्पन के खिलाफ यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज मामले को ध्यान देते हुए स्थानीय अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पांडे ने मुख्य रूप से कप्पन को जमानत देने से इनकार करने के लिए की गई जांच के दौरान उनके खिलाफ एकत्र की गई कथित सामग्री को ध्यान में रखा था। अदालत ने कहा कि कप्पन के खिलाफ आरोप यह है कि उसने ये आरोपियों के साथ समाज के भीतर दुश्मनी को बढ़ावा देने और समाज में व्याप्त सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने वाले कृत्यों को अंजाम दिया। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि यह आरोप लगाया गया है कि कप्पन ने राष्ट्र की अखंडता को प्रभावित करने और नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से विदेशी फंड प्राप्त किया था और जांच के दौरान ये पता चला कि वह पीएफआई का कार्यकर्ता है और राष्ट्र विरोधी कृत्य में शामिल है। कोर्ट ने कहा कि कप्पन ने कहा है कि वह एक पत्रकार की हैसियत से हाथरस जाना चाहता है, लेकिन उसके पास जो पहचान पत्र मिला वह एक न्यूज प्लेटफॉर्म का था जिसने 2018 में अपना संचालन बंद कर दिया था। इसके बाद दिसंबर 2021 में मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने कथित हाथरस साजिश मामले में कप्पन और 7 अन्य के खिलाफ देशद्रोह यूएपीए मामले को लखनऊ की एक विशेष जांच एजेंसी की अदालत में स्थानांतरित कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाले चीनी सिंथेटिक मांझे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों के क्रियान्वयन पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ एडवोकेट संसेर पाल सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में पतंग उड़ाने के साथ साथ उसमें इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के निर्माण, बिक्री और भंडारण में पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। एनजीटी ने वर्ष 2017 में नायलॉन या किसी भी सिंथेटिक मांझे या धागे के निर्माण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, जो कि प्रकृति में घातक और गैर बायोडिग्रेडेबल है। ट्रिब्यूनल ने सभी राज्य सरकारों को पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सिंथेटिक मांझे, नायलॉन धागे और इसी तरह के अन्य सभी सिंथेटिक धागे के निर्माण, बिक्री, स्टोर, खरीद और उपयोग पर रोक लगाने का भी निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि एनजीटी के आदेश के बावजूद खुले बाजार में चीनी मांझे बेचे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत को अवगत कराया कि इस संबंध में हर साल आदेश पारित किए जाते हैं, जिन्होंने प्रार्थना की कि मामले को सुनवाई के लिए कल यानी शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए ताकि उचित निर्देश मांगे जा सके। अब इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। वहीं केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी से एक जनहित याचिका पर विस्तृत जवाब मांगा है, जिसमें उन सभी महिला उम्मीदवारों के लिए मुआवजे की मांग की गई थी जिन्हें हाल ही में कोल्लम जिले में आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में बैठने से पहले अपनी इनरवेयर उतारने के लिए मजबूर किया गया था। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चौली की खंडपीठ ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को सभी सहायक दस्तावेजों के साथ एक विस्तृत बयान दाखिल करने का निर्देश दिया, जिस तरह से परीक्षा आयोजित की गई थी और घटना के बाद जांच की गई थी। ये मामला हाल ही में एक घटना से संबंधित है जब कुछ महिला नीट उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में जाने से पहले अपने इनरवेयर उतारने के लिए कह रही थी, क्योंकि स्क्रीनिंग के दौरान उनके इनरवेयर पर धातु के हुक पाए गए थे। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में कहा गया है कि उम्मीदवारों द्वारा हटाए गए कपड़ों को कोविड-19 नियमों के संबंध में एक दूसरे कमरे में एक दूसरे के ऊपर रखा गया था। आगे ये दावा किया गया कि ये एक अलग घटना नहीं थी और 2017 में भी केरल में एक नीट केंद्र में प्रवेश करने से पहले एक महिला उम्मीदवार को अपने इनरवेयर को हटाने के लिए कहने पर कुछ शिक्षकों को निलंबित करना पड़ा था। याचिकाकर्ता के अनुसार अगर एक सामान्य प्रोटोकॉल स्थापित और क्रियान्वयन किया जाता है तो भविष्य में अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों के इस तरह के उल्लंघन से बचा जा सकता है। यह भी सुझाव दिया गया कि मेटल डिटेक्टरों पर निर्भर इस तरह की तलाशी और कड़ी स्क्रीनिंग की बजाय किसी भी धोखाधड़ी या कदाचार का पता लगाने के लिए परीक्षा हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि अधिनियम के तहत आने वाले लोगों को किसी भी असुविधा से बचने के लिए कानूनी सहायता तुरंत प्रदान की जाए। इसके साथ ही न्यायालय ने जनहित याचिका की प्रकृति में स्वतः संज्ञान की कार्रवाई को बंद कर दिया। उक्त कार्रवाई 23 मई को एडवोकेट नेहा राय की पत्र याचिका के आधार पर शुरू की गई थी।
एडवोकेट राय ने उक्त अधिनियम को लागू करने के संबंध में वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला। उक्त पत्र में कहा गया कि वैधानिक प्राधिकरण अर्थात जिला मजिस्ट्रेट और उपमंडल मजिस्ट्रेट 2007 के अधिनियम के शीघ्र क्रियान्वयन में विफल हो रहे हैं। बताया गया है कि सीनियर सिटीजन की अपीलों पर ध्यान न देकर उन्हें राहत से वंचित किया जाता है, जिससे उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। कोर्ट ने कहा, हालांकि GNCTD को माता पिता और सीनियर सिटीजन की देखभाल और कल्याण अधिनियम 2007 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसके साथ ही DSLSA ये भी सुनिश्चित करेगा कि ऐसे व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान की जाए ताकि उन्हें किसी भी असुविधा से बचाया जा सके। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.